नमस्कार बच्चों, बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का मेरी इस कक्षा में स्वागत है और एमए के बच्चों का भी। बच्चों, आज हम जो बिंदु करने जा रहे हैं विषय हमारा है रीतिकाल के अंदर। जो रीतिकाल को हमने 3 भागों में बांटा था, 3 धाराओं में बांटा था, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि रीतिबद्ध जो काव्य धारा है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो इसकी सबसे पहली विशेषता है बच्चों कि ये जो कवि थे ये किसी न किसी राजा के आश्रय में रहते थे। तो ये अपने आश्रयदाता जो थे, वो जो राजा जिन्होंने आश्रय दे रखा था, उन राजाओं की इन्होंने बहुत जमकर प्रशंसा की है। कहीं उनकी वीरता की प्रशंसा की है, कहीं दान की प्रशंसा की गई है, कहीं प्रेम की प्रशंसा की है और कहीं रूप सौंदर्य और गुणों की प्रशंसा की है। तो बच्चों, पहली विशेषता है हमारी कि इन्होंने, इन कवियों ने आश्रयदाताओं की प्रशंसा की। कारण जारी खावे बाजरी बाकी बजावे हाजरी। तो ये रीतिकाल की एक परंपरा थी, क्योंकि ये राजा की नौकरी थी। तो जो कवि राजा के दरबार में रहता था तो उस राजा की प्रशंसा में वो काव्य की रचना करता था। तो रीतिबद्ध काव्य की प्रमुख विशेषता है। और दूसरी विशेषता है आचार्यत्व का मोह। बच्चों, जो लक्षण ग्रंथ लिखते थे वो आचार्य कहलाते थे। यहाँ लक्षण ग्रंथ से तात्पर्य है जैसे डॉक्टर किसी रोग के लक्षण के आधार पर रोग को पहचानता है फिर उसकी दवा देता है, ठीक ऐसे ही काव्य शास्त्र के भी अपने लक्षण हैं। जैसे रस, उसके लक्षण, अलंकारों के लक्षण, छंदों के लक्षण, नायक नायिका भेद के लक्षण, ध्वनि के लक्षण। तो अलग अलग लक्षणों को लेकर काव्य के समस्त अंगों का इन्होंने निरूपण किया। इस कारण इनके हृदय में क्या था, कवि कहलाने की तो कम और आचार्य कहलाने की इच्छा ज्यादा थी। इसलिए इन्होंने क्या किया कि कवित्व शक्ति को थोड़ा कुंठित करके और लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया। इसलिए ये आचार्य कहलाए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल से बोलते वैसे केशव वगैरह आचार्य थे। तो आचार्यत्व का मोह था इनको। और तीसरी विशेषता लक्षण ग्रंथों का निर्माण। अब चूंकि आचार्य कहलाना है तो लक्षण ग्रंथ लिखने होंगे। केशव ने लिखी है कवि प्रिया, रसिक प्रिया, भिखारी दास ने लिखा है काव्य निर्णय, मतिराम ने लिखा है कवि कुल कल्पतरु। तो इस प्रकार रस का विवेचन किया है किसी ने छंदों का किया है, किसी ने रीति का विवेचन किया है। जैसे रीतियां है ना अपनी 3, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, उन रीतियों का सर्वांग विवेचन किया है। तो बच्चों, नायक और नायिकाओं के अलग अलग भेद निकाले हैं, जाति, उम्र, वंश, इन सब के आधार पर। इस प्रकार लक्षण ग्रंथों का निर्माण हमारे रीतिबद्ध कवियों ने किया और इसी कारण रीतिबद्ध कहलाए। क्योंकि रीति अर्थात परिपाटी, परंपरा, एक बंदी बंदाई परिपाटी के अंतर्गत इन्होंने रचना की। रचना करते समय जिन्होंने लक्षण ग्रंथों का, लक्षणों का ध्यान रखा वो रीतिबद्ध कहलाए। चौथी विशेषता है श्रृंगार रस की प्रधानता। प्रधानता क्या मतलब, अपना पूरा जो काव्य है राजा को प्रसन्न करने के लिए श्रृंगार रस का पूर्ण विवेचन किया, पूरा चित्रण किया। श्रृंगार में नायक और नायिका कल्पित ले लिए और उनका परस्पर जो प्रेम है, उनका रूठना, मनाना, हंसना, बोलना, इन सब का चित्रण इन्होंने बहुत सुंदर तरीके से किया है तो कल्पित लेकिन बहुत अच्छा कर पाए। 5वीं विशेषता है अलंकारों का प्रचुर प्रयोग। बच्चों, इनको चूंकि इन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे थे, अलंकारों का बहुत ज्यादा ज्ञान था, तो अपने आप स्वाभाविक जो अलंकार आते हैं तब तो वो काव्य जो है बहुत ही स्वाभाविक काव्य बनता है। लेकिन इन्होंने अनायास न होके सायास, प्रयास करके उसमें अलंकारों को, खूब सारे अलंकारों को घुसेड़ा, डाला इसके अंदर, अपनी रचनाओं के अंदर, क्योंकि इनको बुद्धि थी, ज्ञान था। तो ऐसे में अलंकारों की मतलब भरमार है। रीतिकाल के अंदर एक एक पंक्ति के अंदर 4-4, 5-5 अलंकार आपको नजर आ जाएंगे। क्योंकि साथ ही कह दिया केशव ने कि भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित। मतलब बिना आभूषणों के, बिना अलंकारों के स्त्री अच्छी नहीं लगती, तो बिना आभूषणों की कविता अच्छी नहीं लगती। तो जब ये विचारधारा थी तो इस विचारधारा को लेकर ये चले और इनके काव्य के अंदर हम अलंकारों का प्रचुर प्रयोग देख सकते हैं। 6ठी विशेषता है पांडित्य प्रदर्शन का भाव। अब चूंकि ये बहुत इंटेलिजेंट और बुद्धिमान थे तो अपनी पंडिताई का प्रदर्शन भी करना चाहते थे। ऐसे में इन्होंने अपने ज्ञान का जो प्रदर्शन है वो अपनी रचनाओं के माध्यम से किया है। इसका रचनाएं जो है उनका भाव पक्ष थोड़ा कमजोर पड़ गया है और जो उसका
कला पक्ष है वो मजबूत हो गया है और थोड़ी शुष्कता भी आ गई है। लेकिन इन्होंने अपने पांडित्य प्रदर्शन के भाव में कोई कमी नहीं छोड़ी, क्योंकि इनके पास बहुत सारे विषयों का ज्ञान था और उन विषयों के ज्ञान को इन्होंने अपने दोहों में, कवित्व में, सवैया में, छंदों में डालने की कोशिश भी की है। अगली विशेषता ब्रज भाषा का प्रयोग। बच्चों रीति काल के रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति मुक्त तीनों कवियों की ये एक ही विशेषता है कि इन्होंने ब्रज भाषा का बहुत ही परिमार्जित, प्रांजल और कोमलकांत पदावली सहित लालित्यपूर्ण प्रयोग इन्होंने किया है ब्रज का। और विविध छंदों का प्रयोग। इन्होंने केशव ने जो रामचंद्रिका लिखी है बच्चों, उसे तो छंदों का अजायब घर कहा जाता है। 72 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है, छोटी सी पुस्तक है। आश्चर्य होगा हमें, क्योंकि कवि के पास बुद्धि की तो कमी नहीं थी, ज्ञान की कमी नहीं थी, तो पंडिताई थी तो पांडित्य प्रदर्शन भी होगा। तो छंदों, विविध प्रकार के छंदों का, कवित्त, मनहरण, कवित्त, रोला, उलाला, दोहा, सोरठा, कुंडलिया, इन सब प्रकार के छंदों का प्रयोग रीतिबद्ध कवियों ने किया। 9वां बिंदु है हमारा, 9वीं विशेषता, विप्रलंब श्रृंगार का ऊहात्मक चित्रण। देखो बच्चों, श्रृंगार के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग में नायक नायिका का मिलन या फिर सौंदर्य का चित्रण या प्रकृति का, और वियोग में दोनों का वियोग, बिछुड़ना। तो इस वियोग का जो वर्णन किया है कवियों ने, रीतिबद्ध कवियों ने, वो बहुत स्वाभाविक वर्णन नहीं है, बहुत ज्यादा ऊहात्मक है। ऊहात्मक मतलब बहुत ज्यादा रोना धोना है। मतलब नायिका दुबली होगी तो इतनी ज्यादा हो गई है कि बस हवा के साथ ही उड़ रही है, और यदि आंसुओं से भिगोना शुरू कर दिया तो मानो घर में बाढ़ ही आ गई है। तो बड़ा ही ऊहात्मक चित्रण जो है, क्योंकि इनका जो चित्रण था वो गंभीर और गहरा नहीं था बच्चों, क्योंकि वो काल्पनिक था। इन्होंने उस प्रेम को भोगा नहीं था, उस वियोग को, पीड़ा को भी सहन नहीं किया था, इसलिए इनके वियोग के चित्रण में ऊहात्मकता आई है। 10वीं विशेषता है नक्सिक वर्णन। नायिका के पैर के नाखून से लेकर माथे की चोटी तक का जो इन्होंने चित्रण किया है, नायिका की बहुत खूबसूरती का जो वर्णन किया है, वो बहुत डूब कर किया है। ये रीतिबद्ध कवियों की अन्यतम विशेषता है, जिसमें नायिका के पैर है, एड़ियां हैं, तो वो भी कितनी लाल है, गुलाबी है, सुकोमल है, और नायिका की आंखें तो कैसी है, बाल है तो कैसे है, चाल है तो कैसी है, हर चीज का उन्होंने डूब कर वर्णन किया है, नक्सिक चित्र वर्णन हुआ है। और प्रकृति का अगला बिंदु है प्रकृति विशेषता की। प्रकृति का जो रूप वर्णन किया इन्होंने, वो आलम्बन रूप में कम, उद्दीपन रूप में ज्यादा किया है। उद्दीप्त करना माने किसी चीज को सुलगाना, उसको हवा देना। प्रकृति का चित्रण हुआ है नायिका के वियोग को भड़काने के लिए, या नायक और नायिका के संयोग के अंदर मानसलता को भरने के लिए। तो ऐसे हम देखते हैं कि प्रकृति का तो वर्णन किया है, लेकिन प्रकृति का वर्णन किस रूप में, उद्दीपन रूप में अधिक किया। और बच्चों इन्होंने 12वीं विशेषता है 12 मासा और 6 ऋतु का वर्णन भी किया है। 6 जो ऋतुएं हमारी आती है और 12 जो महीने हैं। तो नायिका और नायक के वियोग के चित्रण के अंदर इन्होंने 12 मासा का भी प्रयोग किया है, और 6 ऋतुओं का भी क्या प्रभाव उन पर पड़ रहा है, क्योंकि उद्दीपन रूप में चित्रण है, तो 6 ऋतु वर्णन भी इन्होंने किया है। अगली विशेषता हम देखते हैं नारी सौंदर्य की प्रधानता। चूंकि पूरा का पूरा काव्य प्रेम पे टिका हुआ है, श्रृंगार की प्रधानता है, अलंकारों की प्रचुरता है, ब्रज भाषा का कोमल प्रयोग है और राजा को खुश करना है, तो ऐसे में इन कवियों ने क्या किया कि सबसे जो जेंडर में सुंदर माना जाता है वो पुरुष के बजाय स्त्री को माना जाता है, स्त्री ज्यादा सुंदर मानी जाती है। तो ऐसे में नारी के सौंदर्य की प्रधानता मिलेगी आपको रीतिबद्ध कवियों की काव्य में। भक्ति का गौण स्थान, भक्ति का चित्रण तो किया है, पद्माकर ने भी किया है, मतीराम ने भी किया है, केशव ने भी किया है। रीतिबद्ध कवियों ने भक्ति का वर्णन किया है, लेकिन बच्चों भक्ति काल की तरह इनका प्रमुख भाव नहीं है भक्ति। रीति के अंदर आते आते भक्ति गौण हो गई, मतलब वो मुख्य नहीं रही, मुख्य रहा प्रेम और श्रृंगार। अब वहां पे एक कवि ने तो यहाँ तक कह दिया, रीझ ही है सुकवि जो, तो जानो कविताई ना तो राधिका का नाई सुमिरन को बहानो है। मतलब वो रीझ जाए हमारी इस कविता पर, तब तो समझ लो कि कवित्व शक्ति है, कविता है। नहीं तो यूं ही समझ लो कि हमने तो राधा और कृष्ण को सुमरने का एक बहाना ही कर लिया है। मतलब भगवान को स्मरण करने का बहाना कर रहे हो,
आपका प्रमुख काम है कविता को रचना, जबकि भक्ति काल में भक्ति प्रधान है, वहां राधा और कृष्ण का स्मरण प्रधान है, फिर वो कविता बने चाहे ना बने। तो ऐसे में हम ऋषि काल के नजरिए को स्पष्ट जान सकते हैं बच्चों कि भक्ति का बिल्कुल गौण स्थान रहा। बहुज्ञता का प्रदर्शन, इनके पास जो बहुत सारा ज्ञान था, गणित का ज्ञान, ज्योतिष का ज्ञान, भूगोल का ज्ञान, विज्ञान का ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, तो इन सब ज्ञान को प्रदर्शित करने के लिए इनके पास में अपना साहित्य था। तो लक्षण ग्रंथों में तो इन्होंने अपने हिसाब से लक्षण स्वयं रचे, उदाहरण दिए बाकायदा, दोहे बना बना के, सोठे बना के, छंद बना बना के, तो वहां भी बहुज्ञता का इन्होंने प्रदर्शन किया। और अपने काव्य के अंदर भी अपने बहुत सारा जो अलग अलग क्षेत्र का जो ज्ञान है, उस ज्ञान को तो अच्छे से प्रदर्शित किया है। 14वीं विशेषता हम देख सकते हैं, चमत्कार प्रदर्शन में रुचि। अब बच्चों चूंकि ये जो कवि थे ये वाकई बहुत इंटेलिजेंट थे, इन्होंने अपनी कवित्व शक्ति को सोचो कि थोड़ा कुंठित करके और पांडित्य प्रदर्शन में लगे, तो चमत्कार प्रदर्शन तो आवश्यक था। कैसे? भाषा के माध्यम से अगले को चमत्कृत कर देना, मतलब एक एक पंक्ति का 3-3 अर्थ निकलना, और एक ही छंद के 2-2 अर्थ बराबर समान रूप में, एक तीर के अर्थ में निकल रहा है और एक बादल के रूप में निकल रहा है, एक राम के अर्थ में निकल रहा है और दूसरा किसी और अर्थ में निकल रहा है। मतलब पूरे के पूरे छंद के बाकायदा पैरेलल समानांतर 2-2 अर्थ, 3-3 अर्थ, इस प्रकार की रचना इन्होंने रची है। तो जो चमत्कार प्रदर्शन इन्होंने किया, इसमें लाक्षणिक भाषा का प्रयोग किया है, उक्ति में वैचित्र्यपन लाया है, उक्ति वैचित्र्य का प्रयोग किया है। और केशव ने, सोचो बच्चों, एक उदाहरण देती हूँ मैं आपको इनके पांडित्य और चमत्कार प्रदर्शन का और दुरूहता और कठिनता का, कि केशव लिखते हैं, केशव की एक पंक्ति है, वेद नखत ग्रह जोरी कर आधे कर हम खात। अब इसका अर्थ बताओ, ये हम क्या खाते हैं? वेद 4 है, वेद नखत नक्षत्र 27 है, वेद नखत ग्रह 9 है, 9, 27 और 4 जोड़ते हैं तो 40 की संख्या आती है। वेद नखत ग्रह जोरी कर आधे कर हम खात, आधे करना यानी 20। अब 20 को किस अर्थ में लिया? विष के अर्थ में, मतलब हम तो शंकर भगवान हैं, तो जहर का सेवन करते हैं, जहर का। अब यहाँ विष का कौन अर्थ लगा सकता है यहाँ विष का? तो इनकी जो चमत्कार जो प्रदर्शन है, इसमें भी रुचि रही। इस कारण इनकी कविताओं में कला पक्ष की प्रधानता आई। बच्चों, रीतिबद्ध कवियों ने कला, भाव पक्ष इनका कमजोर हुआ और कला पक्ष प्रधान हो गया। भाव पक्ष भीतरी होता है और कला पक्ष बाहरी होता है। इसको आप यूं समझ सकते हो कि कविता रूपी कामिनी, कविता रूपी जो स्त्री है, उसको सजाया तो बहुत सुंदर, बहुत भारी भारी गहने पहनाए, बड़ा भारी माथे पे जूड़ा और बहुत भारी उसको ड्रेस, लहंगा, कमर में करधनी, हाथों में चूड़ियां, सब कुछ बाहर तो जबरदस्त, और भीतर से क्या स्थिति है कि नायिका भूखी है, चक्कर आ रहे हैं। अब इतना तो नहीं, लेकिन मैं आपको समझाने के उद्देश्य से बता रही हूँ बच्चों कि कविता कामिनी को इन्होंने अलंकारों से लाद दिया, अपने चमत्कार प्रदर्शन में डाल दिया। भाव पक्ष इस कारण का थोड़ा दब गया है। तभी रामचंद्र शुक्ल ने तो केशव को कठिन काव्य का प्रेत तक कह दिया और हृदयहीन कवि भी कह दिया। आज इतना ही, धन्यवाद।